आपको क्या लगता है कि भारत का कैसा बजट हो जो मास कनेक्ट करे? जीएसटी जो बहुत ही कठिन और बहुत ही गलत तरीके से जो लगा है, जीएसटी का रिफॉर्म हो कि अमीर अमीर हुआ जा रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि गरीबी देश में बहुत ज्यादा। 2030 तक 100 करोड़ लोग जो हैं वो वर्क फोर्स में तब्दील होने की उम्र में होंगे। अगर आप पिछले साल का बजट खोल के देखें तो उसमें जहां जहां रोजगार पैदा हो सकता है उन्हीं स्कीम्स को काट दिया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी की बनने की दिशा में बढ़े जा रहे हैं। 3rd पोजीशन आ गया अपना। नोटबंदी के समय तो गिर के नेगेटिव हो गया था, जीएसटी की वजह से गिर गया, तो हम अभी भी 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुए। जब एआई आ रहा है जी, तो एआई के आने से बहुत सारे काम खत्म होने वाले। आपको लग रहा है काला धन गायब हो गया है? जो टैक्स इवेजन है, जो काले धन की अर्थव्यवस्था है, उस पर सरकार ने ढेर सारी चीजें कर ली लेकिन किसी चीज का असर नहीं पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और देश अभी बजट के मुहाने पर है। 1 फरवरी को बजट आना है, पूरी तैयारी चल रही है और हमारे साथ बजट में क्या कुछ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इस बारे में बातचीत करने के लिए हैं प्रोफेसर अरुण कुमार साहब, जो जेएनयू में हैं और हमेशा एक लकीर खींचते रहे हैं आर्थिक नीति को लेकर के। स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। क्या आपको क्या लगता है कि भारत का कैसा बजट हो जो मास कनेक्ट करे? देखिए, इस समय जो चैलेंज है वो है एक तो अंदरूनी और एक बाहर से जो चैलेंज आ रहा है। अंदरूनी जो चैलेंज है वो है कि जो हमारा आम आदमी है वो एक तरह से हाशिए पे चला, उसकी तरफ जो होना चाहिए, हमारी नीतियां होनी चाहिए, वो नीतियां उसको मदद नहीं कर रही। जो मदद कर रही है वो जो हमारा ऊपरी तबका है, जो अमीर तबका है, उसको मदद करने की है। तो जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मार्जिनल, मतलब जो हाशिए पे है वो और ज्यादा हाशिए पे जाता जा रहा है। तो गैर बराबरी बहुत बढ़ रही है, जब उसमें जो गैप है वो बढ़ रहा है और उसका बहुत बुरा परिणाम देश में पड़ता है। क्योंकि जब ये होता है, गैर बराबरी बढ़ती है, तो उससे जो बाजार में जो डिमांड होनी चाहिए वो नहीं बढ़ पाती है, और जब डिमांड नहीं बढ़ पाती है तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता, तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता तो फिर ग्रोथ कम हो जाती है। तो हमने बार बार देखा कि ग्रोथ बढ़ती है फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है फिर कम हो जाती है, कि अमीर अमीर हुआ जा रहा है और बहुत तेज रफ्तार से हो रहा है। माना आज हम जब बात कर रहे हैं तो एनसीआर लें, मुंबई लें, 6-6 करोड़ मकान बिक रहे हैं, बहुत हाइप है। रिवर्स देखें तो हाल के दिनों में एक शगल के तौर पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, वो गिरा जा रहा है। तो कॉमन आदमी शेयर मार्केट की ओर पहुंचा, वहां निराशा लगी। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के तौर पे इतना ह्यूज मार्जिन हुआ जा रहा है, इस पे आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए, बहुत सारी गलत फहमियां। स्टॉक मार्केट में जो जाते हैं वो आपके ज्यादा 4-5% लोग, और स्टॉक मार्केट को जो कंट्रोल करते हैं वो 0.1% है, और जो अमीर है, जो 2% है देश में, वो उससे फायदा उठाते हैं। जो आम आदमी है उसको कोई जरूरी नहीं कि कोई फायदा होता है। जब मार्केट बढ़ता रहता है, उनको लगता है कि फायदा हुआ, फिर धड़ाम से गिर भी जाता है तो उनको फिर नुकसान हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट कोई यार्डस्टिक नहीं हो सकता हमारे कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वो सिर्फ जो ऊपर का तबका है उसी को दर्शाता है। तो हमारे देश में 2 तरह के सेक्टर्स हैं, एक तो संगठित क्षेत्र है और एक असंगठित क्षेत्र है। संगठित क्षेत्र में 6% लोग काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में 94% काम करते हैं। संगठित क्षेत्र में कुछ आमदनी ठीक ठाक होती है, असंगठित क्षेत्र में बहुत कम होती है। तो 10,000 रुपए प्रति माह से जो कम कमा रहा है वो गरीबी की रेखा के आसपास है। अगर आप अति गरीबी की रेखा मान के चलें और उससे आप जब 20-30 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं तो यानी कि आप अमीर हो गए, आप फिर भी गरीब हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि गरीबी देश में बहुत ज्यादा है। और दिल्ली का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था 2018 का, वो दिखाता है कि सिर्फ 2% परिवार हैं जो 50,000 रुपए महीने से ज्यादा खर्च करते हैं, और 90% परिवार हैं जो 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि गरीबी अभी भी बहुत ज्यादा है, और जो खुशहाली आई है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र में आई, क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। असंगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि है, जिसमें 46% लोग काम करते हैं जो छोटे किसान हैं, वो मतलब 5 एकड़ से कम वाले किसान हैं। तो छोटे किसान हैं, उनकी परेशानी है क्योंकि उनको आमदनी सही नहीं मिल रही, इसीलिए
एमएसपी का लीगल होना बहुत बड़ी एक डिमांड चल रही है, क्योंकि उनको लगता है एमएसपी मिलेगा तब उनकी खुशहाली बढ़ेगी। फिर माइक्रो सेक्टर, हमारे यहाँ देश में 6,000 बड़े यूनिट है, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है। तो जो असली में जो रोजगार है वो माइक्रो यूनिट्स में है, ये 6 करोड़। तो एमएसएमई का जो 97.5% रोजगार है वो माइक्रो यूनिट से आता है। तो असंगठित क्षेत्र हमारा गिरावट पे है। अब ये कह रहे हैं इसका विकल्प क्या? दिखता नहीं, जीडीपी में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि उसके आंकड़े नहीं आते। तो आंकड़े होते हैं संगठित क्षेत्र के, तो संगठित क्षेत्र तो बढ़ रहा है पर जो गिरता हुआ असंगठित क्षेत्र वो नहीं दिखता उसमें। तो हम ये मान लेते हैं जब आंकड़े जीडीपी के देते हैं कि जिस रफ्तार से संगठित क्षेत्र जा रहा है उसी रफ्तार से असंगठित क्षेत्र जा रहा है। नहीं, तो ये विकल्प एक तो सर सरकार के पास होना चाहिए। हाँ जी। तो हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है, सरकार कह रही है 6 या 7% है, मेरा मानना है वो 1 या 2% ग्रोथ है, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है जो गिर रहा है उसको आप कहते हैं बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जो संघर्ष क्षेत्र। उस मसले पर जैसे संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में जब आप कह रहे हैं कि 30 करोड़ लोगों ने इनरोल किया, प्राइम मिनिस्टर के डिजिटलाइजेशन के पहल से 30 करोड़ लोगों ने, असंगठित क्षेत्र के लोग आए और कहे कि 10,000 से हमारी कम सैलरी। क्या सरकार को उसमें क्या करना चाहिए? क्या असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको मेगा पहल करके संगठित क्षेत्र में लाना चाहिए या उनको रजिस्टर करना चाहिए? देखिए, यही तो सब गलत धारणा है जो आप कह रहे हैं। जो असंगठित है वो संगठित हो ही नहीं सकता। जो 5 एकड़ से कम का किसान है उसको आप संगठित क्या करेंगे, है ना? जो माइक्रो यूनिट है जिसमें 1.7 लोग काम करते हैं उसको आप संगठित क्या करेंगे? उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो सरकार की नीतियां उसको डिस्ट्रॉय करने में लगी हैं। वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, वो फाइनेंस नहीं कर सकता, वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर सकता, तो आप उसको संगठित क्या करेंगे? यही एक बड़ी गलत धारणा मीडिया में चली गई है और आम जनता में चली गई है कि हम असंगठित को संगठित कर दें। जो बजट है उसमें क्या करना चाहिए? क्या करना सबसे पहले तो रोजगार पैदा करना। आज हमारी स्थिति यह है कि आज हमारे देश में 4 तरह की बेरोजगारी है। पहली तो है कि आप काम ढूंढ रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा। आप लेबर फोर्स में हैं, आप काम ढूंढ रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, तो आप अनएम्प्लॉयड हैं। फिर दूसरा है कि आप अंडर एम्प्लॉयड हैं। आप बाजार जाते हैं, आप वहां पे खड़े हैं, आपको 2 घंटे का काम मिल रहा है ना? 8 घंटे या 10 घंटे का काम। रिक्शे वाला है वो 12 घंटे खड़ा रहेगा, उसको 2-3 घंटे का काम मिल जाएगा। जो सिर पे बोझा उठाने वाला है उसको 2-3 घंटे का काम मिल जाएगा। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत है। तीसरा है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि आप दुकान पे जाके परिवार बैठा रहता है लेकिन दुकान पे कोई आ ही नहीं रहा है, तो वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। वहां पे जहां एक आदमी की जरूरत है तो 2-3 लोग बैठे हैं। उसी तरह खेत पे जाके बैठे हुए हैं, काम नहीं है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब कि उनके जो काम है उससे उत्पादन में कोई नहीं योगदान नहीं हो रहा, उनका योगदान नहीं होती। और चौथा है जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया, वो सिर्फ घर वगैरह पे काम फ्री काम कर रहे हैं, तो इनकी संख्या बहुत है। हमारे यहाँ जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो आईएलओ की डेफिनेशन के मुताबिक वो करीब 47% है, जबकि और बड़ी जो अर्थव्यवस्था है जैसे ब्राजील है, चीन है, अमेरिका है, वहां पे 65 से 70% लोग हैं। तो यानी कि हमारे यहाँ 20% के करीब कम है लोग। तो ये जो है ये एक तरह से बेरोजगारी है। तो 4 तरह की बेरोजगारी है हमारे देश में और सरकार इसके ध्यान नहीं देती। वो तो कहती है नहीं 2-3% ही बेरोजगारी। एक अभी फिगर देख रहा था सर, जब प्रतिशत की बात तो आम जनता को कितनी पता लगेगी, वो फिगर एक बड़ा अजीब कह रहे हैं कि 2030 तक भारत का 100 करोड़ लोग जो हैं वो वर्क फोर्स में तब्दील होने की उम्र में होंगे। ये फिगर है जिसका जीडीपी में योगदान लिया जा सकता है, जो आप कह रहे हैं कि योगदान लिया नहीं जा पा रहा है। तो उस टास्क को बजट में कहीं से पूरा होता हुआ दिख रहा है या उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं? अगर आप पिछले साल का बजट खोल के देखें तो उसमें जहां जहां रोजगार पैदा हो सकता है उन्हीं स्कीम्स को काट दिया जाता है। जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसको काट दिया। हाँ, फिर आपका शिक्षा है जहां पे रोजगार काफी पैदा हो सकता है, उसको जो है रियल टर्म में काट दिया। फिर स्वास्थ्य है उसको रियल टर्म में कम कर दिया। फिर आपका जो रूरल डेवलपमेंट है वहां पे कम कर दिया। फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उसको इन्हीं में तो रोजगार पैदा होगा। जो हम लोग देख रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी की बनने की दिशा में बढ़े जा रहे हैं, 3rd पोजीशन आ गया अपना, और कह रहे हैं कि जल्दी 3rd में आ गए, 5th में 3rd में आने वाले, और कह रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। तो क्या दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में इन सब समस्याओं का जवाब नहीं? नहीं, देखिए बाकी सब अर्थव्यवस्था में तो जवाब है। वहां तो अमेरिका में तो लोगों की कमी है, वो सबको रोजगार दे रहे हैं। जापान में सबको रोजगार दे रहे हैं, वहां तो लेबर शॉर्टेज है।
हमारे यहाँ लेबर सरप्लस है ना, तो हमें सोचना है कि हमारी नीतियां क्यों गलत है ना, ये हमारी नीतियों की वजह से है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। और ये कहना कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, वो भी एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 7-8% नहीं रहा है, नोटबंदी के समय तो गिर के नेगेटिव हो गया था, जीएसटी की वजह से गिर गया, तो हम अभी भी 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुए। और अगर हम 1 या 2% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी 2027 तक नहीं होंगे। और जो हम कह रहे हैं कि हम एक, ये तो बड़ा जो बजट आता है उसमें तो बड़ी गुलाबी तस्वीर पेश की जाती है। आप सरकार का प्रोपेगेंडा तो होता ही है। देखिए ना, सरकार तो प्रोपेगेंडा करेगी कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, और वो कहते हैं आईएमएफ भी कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, एडीबी भी कह रहा है। पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी कोई डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं होती, वो सरकारी डेटा को ही लेके काम करती है। तो सरकारी डेटा में जो कमजोरी है वो उनके डेटा में भी कमजोरी। लेकिन एक बात सच तो है सर कि जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तब्दीली आई है, तो आम जनजीवन में एक चेहरा, तो एक क्लास तो तैयार हो गया हिंदुस्तान में, जो 13 करोड़ लोग हैं या उससे ज्यादा लोग हैं जिनकी आय औसत से बहुत ज्यादा है या डेवलप वर्ल्ड से मैच कर रहा है। ये तो हुआ है ना इस इकोनॉमी। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे देश में 3-4% लोग हैं जिन्होंने खूब बेनिफिट किया है ना। ये जो हमारी नीतियां हैं, समृद्ध क्षेत्र की तरफ जो नीतियां हैं, तो जो 3-4% 140 करोड़ में, तो उनकी संख्या कितनी हो गई? करीब 5 करोड़। तो 5 करोड़ यूरोप बैठा हुआ है, जो आपको चमक दमक दिख रही है, जो दिल्ली, बंबई, बंगलौर वगैरह में या छोटे शहरों में 100-200 लोग जो हैं, वो 5 करोड़ में, हाँ, एक तबका बहुत अच्छा किया और उसी की चमक दमक दिखती है। और वही नीति निर्धारक है ना, जो नीति से बाहर है, जो हमारा समृद्ध क्षेत्र है, जो 94% है, उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा आज, है ना, क्योंकि हम एक चमक दमक दिखाने में लगे हुए हैं, तो असली ग्रोथ रेट भी नहीं दिखा रहे। और क्योंकि अगर 6-7% ग्रोथ रेट है और हम कह रहे हैं कि हम तो वर्ल्ड चैंपियन हो गए, हम तो विश्व गुरु हो गए, है ना, तो फिर मतलब आपको किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है स्पेशल। तो इसलिए जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें माइक्रो सेक्टर है, छोटे किसान हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं। तो इस बार टैक्सेशन को लेकर बड़ी विवाद रहता है, हमेशा मायूस रहता है मध्यम वर्ग। तो टैक्सेशन का स्वरूप क्या हो? ओवर टैक्सेशन कहते हैं भारतीयों पर है, तो उसको कैसे चेंज हो सके? आपके इंस्टीट्यूशन या आपके बहुत सारे शिष्य हैं, उन सबसे बातचीत होगी, किताबों से बात होगी, कैसा स्वरूप होना चाहिए टैक्स? देखिए, टैक्सेशन के बारे में बहुत गलत फहमियां हैं। सबसे पहली बात है कि हमारे जो डायरेक्ट टैक्स है, वो 9 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं या वो टीडीएस पे करते हैं, टैक्स डायरेक्टेड सोर्स। आम जनता तो इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है। तो जो टैक्स नेट में है, जिनको कहा जाए, जो टीडीएस पे करते हैं या जो रिटर्न फाइल करते हैं, 9 करोड़ में से 4.5 करोड़ हैं जिनकी आमदनी इतनी कम है कि वो कहते हैं नील रिटर्न, मतलब ये उनको टैक्स कुछ नहीं देना। जी, स्लैब में 8 लाख के स्लैब में आ जाते हैं, 5 लाख के स्लैब 5 लाख के स्लैब में अब था 7.5 लाख। 7.5 लाख, जी। तो 5 लाख के स्लैब में जो है, मतलब जो आधे जो लोग हैं जो फाइल कर रहे हैं उसके नीचे नील हो जा रहा है, तो वो तो लोअर मिडिल क्लास है, जी, ठीक है ना। जो आपके असली टैक्स पेयर हैं, जिनको मैंने कहा है, बार बार लिखा है कि इफेक्टिव टैक्स पेयर, और वो प्रधानमंत्री भी मानते हैं, उन्होंने अपनी 15 अगस्त की स्पीच में कहा कि सिर्फ 1.5 करोड़ है जो इफेक्टिव टैक्स पेयर। तो 140 करोड़ में से इफेक्टिव टैक्स पेयर सिर्फ 1.5 करोड़ है, यानी कि 1.1%, है ना जी। उसके बीच में जो आते हैं उसको आप मिडिल क्लास कह सकते हैं, जो 3 करोड़ है, कि वो मिडिल क्लास है 5 लाख से 20 लाख की आमदनी में। तो 140 करोड़ में 3 करोड़ मिडिल क्लास है, आप समझिए। डायरेक्ट टैक्स है, उसमें हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हमने वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया, क्योंकि वेल्थ टैक्स में हमने क्या था कि बहुत सारे कंसेशन दे दिए थे, तो इसमें बहुत कम आ रहा था। अब सवाल ये होता है कि आप कंसेशन मत दीजिए, अगर कंसेशन नहीं देंगे तो आप कलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट की वेल्थ आज हमारे जीडीपी से ज्यादा है, तो अगर 300 लाख करोड़ की है तो वहां से कम आप 3 लाख करोड़ तो ले ही सकते हैं, है ना, अगर वेल्थ। फिर आपका रियल एस्टेट है, उसमें भी बहुत डिजिटाइजेशन वगैरह हो रहा है, तो रियल एस्टेट में कहाँ पे कितना है वहां से आप ले सकते हैं। फिर वेल्थ टैक्स के अलावा जो आपका ये जो कहते हैं एस्टेट ड्यूटी, यानी कि जो डेथ के समय जो आपका टैक्स कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि उसी से इनइक्वालिटी बढ़ती है जी। जितना एस्टेट ड्यूटी कम होगी तो इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है, तो एस्टेट ड्यूटी से आप ले सकते हैं। फिर एक गिफ्ट टैक्स होता है, आप गिफ्ट टैक्स से ले सकते हैं। तो एक वेल्थ टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, ये है, यहां से आपको बहुत टैक्स मिल सकता है। और जब इसमें टैक्स मिलेगा
तो लोगों को आमदनी भी अपनी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अभी क्या करते हैं कि ये एग्जाम कर दिया, वो एग्जाम कर दिया, वो एग्जाम कर दिया, तो ये मतलब इनमें आपको ज्यादा टैक्स नहीं मिलता और इसी बहाने से फिर उसको खत्म कर देते हैं। तो शिक्षा पे हमें 6% जीडीपी का खर्च करना चाहिए, हम कभी 3.3% पे आ गए हैं, 4% से ज्यादा नहीं किया। स्वास्थ्य पे हमें 3% जीडीपी का खर्च करना चाहिए, लेकिन हम 1.3% पे अटके हुए हैं। तो हमारी शिक्षा भी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अब शिक्षा और स्वास्थ्य जब ठीक नहीं होगा तो लेबर प्रोडक्टिव नहीं होगा। एक और कंफ्यूजन है सर कि तो टैक्स स्लैब अगर अपर ग्रुप में आप बढ़ाएंगे, अमीरों के बीच आप बढ़ाएंगे, उसके सोर्स पे आप डालेंगे, तो निवेश या विनिवेश का जो खतरा है कि यहाँ से लोग चुपचाप से चलते बनेंगे जब भारत में अगर आप इतना टाइट करेंगे उनको। तो नहीं, ऐसा है, देखिए कोई टाइट करने की बात नहीं है। और देशों में तो और ज्यादा टैक्स होता है, हमारे देश में ऐसा नहीं कि हमारे देश में बहुत ज्यादा टैक्स है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग जो 18% के आसपास टैक्स जीडीपी रेशियो है, वो तो दुनिया में एक तरह से न्यूनतम है। और देशों में तो और बहुत ज्यादा होता है ना। तो ऐसा नहीं कि वो सब भाग जाएंगे। और अच्छा, अगर आप अपनी फाइनेंशियल एसेट्स ही तो लेके जा सकते हैं, आप फैक्ट्री नहीं ले जा सकते, आप अपना जो किसान जो है वो अपना जो खेत नहीं उठा के ले जा सकता। ज्यादा से ज्यादा आप फाइनेंशियल एसेट को बाहर रखेंगे जी। पर यहाँ पे अगर उत्पादन बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा तो ये निवेश और ज्यादा होगा। अभी निवेश क्यों कम हो रहा है? क्योंकि डिमांड कम हो रही है, तो रेट ऑफ ग्रोथ गिरा है ना। तो जब रेट ऑफ ग्रोथ होगा, और देखिए जो संगठित क्षेत्र है उसके पास बहुत सरप्लस फंड्स हैं आज, उसको कोई कंसेशन की जरूरत नहीं है, उसको डिमांड की जरूरत है। जिस दिन उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो अपने आप जब निवेश करेगा, वो अपने आप इन्वेस्टमेंट से फिर और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और ज्यादा उसकी इनकम। ये एक और समझाइए इस चीज को, आप तो टेक्निकल व्यक्ति हैं और ज्यादा। अभी कह रहे हैं कि जैसे आईटी सेक्टर है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चा निकल रहा है, कह रहे हैं कि 2014 में जो उसको 3.5 लाख रुपए एनुअली मिल रहा था, अभी 2024-25 में भी उसको यही मिल रहा है। और लेकिन आमद जो है आईटी सेक्टर में जो लोग कर रहे हैं, जिसको आप 1% ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, वो लोग जो आमद कर रहे हैं वो तो बेइंतहा है, बहुत ह्यूज है, जिसकी वजह से मार्केट में उछाल आया हुआ सब कुछ है, 6 करोड़ 7 करोड़। लेकिन जो वर्क फोर्स है, जो ट्रेंड वर्क फोर्स है, स्किल वर्क फोर्स है, उसको वही मिल रहा है। एक निराशा तो उसमें है, उसको कैसे मैच किया जा सकता है बजट के जरिए? देखिए, ऐसा है कि जो आईटी सेक्टर है उसमें कोई बहुत ज्यादा रोजगार अब बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जो एआई आ रहा है जी, तो एआई के आने से बहुत सारे काम खत्म होने वाले हैं। तो जैसे कि अभी कॉल सेंटर्स, बीपीओज है ना, वो बॉट कर देंगे, है ना। उसके लिए कोई आदमी की जरूरत नहीं है, वो तो मतलब ऑटोमेटिकली अभी भी आप फोन करते हैं एयरटेल वगैरह, तो वो सिर्फ एक कंप्यूटर से ही आपको बात करता है, प्रेस 1 प्रेस 2 इस तरह से करके वो कर देता है आपका जो है। तो ये जो आईटी सेक्टर में पिछले 2 साल में आप देखेंगे कि तो कटौती हो रही है, छटनी हो रही है। आईटी नहीं, मैं सब में कह रहा हूँ कि जो इनिशियल पॉइंट पे जो पैसा मिल रहा है, आईटी सेक्टर है जिसमें की बढ़त हो रही थी, वहां पे भी कटौती हो रही है। और उसी तरह जो संघर्ष क्षेत्र है उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्किल जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगे एआई के आने से। तो इसलिए बहुत बड़े लेवल पे बेरोजगारी आगे आने वाले समय बढ़ने वाली है। तो इसलिए आपको रोजगार पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप आज से ध्यान नहीं देंगे तो ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इससे मतलब जो समाज में उथल पुथल होगी। बड़ा हंगामा था 2014 के आसपास की काला धन जो है इस देश से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो भी कारोबार है इंक्लूसिव ग्रोथ में सबको शामिल किया जाए। आपको लग रहा है काला धन गायब हो गया है सिस्टम से? देखिए, काला धन जो है उसको समझना पड़ेगा कि एक तिगड़ी होती है जो उसको चलाती है काली अर्थव्यवस्था को। उसमें करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट एग्जीक्यूटिव और करप्ट बिजनेसमैन तीनों भागीदार होते हैं, है ना। तो ये जो भागीदारी है ये जब तक पॉलिटिकली आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे नहीं जाएगा। तो पॉलिटिकली आपको कैसे करना है, जब तक कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं होंगी तब तक वो ये कहा, तो जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो काला धन कमाएगी। तो इसलिए जिस दिन काला धन कम होगा तो आपका डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा, जो अभी 6.5% के करीब चल रहा है वो कम से कम 12-13% पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के काले धन की अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं हुआ। सरकार ने बहुत सारी चीजें ट्राई की, जैसे कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रीटी है, पर लेकिन डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट 1990 से है, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति उसमें पकड़ा नहीं गया। क्योंकि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट वो व्हाइट इनकम के बारे में, ब्लैक इनकम के बारे में नहीं। अगर आप अपनी आमदनी डिक्लेयर कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में
तो वहां पे स्विट्जरलैंड में टैक्स देंगे, इंडिया में नहीं देंगे। पर अगर डिक्लेयर ही नहीं कर रहे तो ना स्विट्जरलैंड में देंगे ना इंडिया में देंगे। तो इसलिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ट्रीटी का नहीं है, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम अनाउंस की सरकार ने आके, फॉरेन मनी बिल वो उन्होंने किया, लेकिन उस सब में कुछ नहीं हुआ क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल है। आप देखेंगे कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टीज सब जगह इसमें इन्वॉल्व है, सब जगह पैसा बना रहे हैं क्योंकि उनका पॉलिटिक्स उसी से चलता है ना। तो ये पॉलिटिकल इशू है, जब तक ये पॉलिटिकली सॉर्ट आउट नहीं होगा तब जब काली अर्थव्यवस्था नहीं होगी। ये अमेरिका में जो कुछ हुआ है अभी, जो कुछ भी हो रहा है, बहुत सारे लोग खास करके जो मेजर्स ले रहे हैं, अब इंडियंस को लेकर के रोकने की बात हो रही है, सब कुछ बात हो रही है, इसका क्या देखते हैं? बजट पे कोई असर पड़ने वाला है या अपनी इकोनॉमी पे क्या होगा? ट्रम्प साहब के आने से, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि एक अंदरूनी समस्या है और एक बाहरी समस्या। जी, बाहरी समस्या ये कि इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है, समझ नहीं आ रहा कि दुनिया किधर जाएगी। एक तरफ एआई के वजह से हमें समझ नहीं आ रहा, दूसरा ट्रम्प साहब ने आगे तो सब कुछ पलट दिया, है ना। वो तरह तरह की बात कर रहे हैं कि मैं मतलब इंडिया को बोल दिया टैरिफ किंग है, हाँ? कि हम तो टैरिफ लगा देंगे, चीन पे लगा देंगे, हम जो मैक्सिको पे लगा देंगे, हम कनाडा पे लगा देंगे। जितना टैरिफ लगाएंगे उतना सप्लाई चेन डिस्टर्ब होंगे, सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से इन्फ्लेशन हो जाएगा और टैरिफ लगाने से फिर इन्फ्लेशन हो जाएगा। और अमेरिका में लेबर शॉर्टेज है, वो कह रहे हैं हम माइग्रेंट्स को बाहर कर देंगे, तो वहां पे लेबर शॉर्टेज और बढ़ जाएगी, तो उससे उत्पादन में कमी आएगी, तो इन्फ्लेशन और तेज हो जाएगा। तो जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कर रहे हैं। अब मतलब दुनिया में दिख रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मतलब वो खुद ही नॉर्थ कैरोलिना गए, लॉस एंजल्स गए कि वहां पे इतनी बड़ी आग लगी हुई है लॉस एंजल्स में, नॉर्थ कैरोलिना में इतना बड़ा तूफान आया, उससे महीनों तक वहां परेशानी रही, और फिर कह रहे हैं कि हम क्लाइमेट छोड़ दिया। दुनिया में पैंडेमिक आया, WHO की जरूरत है, हम कह रहे हैं WHO से हम छोड़ देंगे, तो अगला पैंडेमिक आएगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो हमारा इमरजेंसी जो देखने का डिपार्टमेंट है कि जहां इमरजेंसी आती है उसको बंद कर देंगे। अरे इमरजेंसी तो एक के बाद एक आ रही है और आप डिपार्टमेंट बंद कर देंगे तो जो इमरजेंसी आएगी तो वो कैसे मैनेज होगी। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था पे असर, क्योंकि नंबर 1 अर्थव्यवस्था है, नंबर 1 अर्थव्यवस्था है और सब लोग उससे ट्रेड करते हैं। तो जो सारी दुनिया पे हमारा जो सरप्लस है उनके साथ, वो कह रहे हैं सरप्लस को कम करो, तो मतलब कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है हमको वहां से ज्यादा इंपोर्ट लेना पड़ेगा, है ना। और वो हमारे एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो बेनिफिट हो रहा था अमेरिका के साथ ट्रेड में, उसको वो घटाने की कोशिश में है। और उन्होंने जो पहली प्रेसिडेंसी में भी किया, मतलब हार्ले डेविडसन जैसी चीज जिसपे कि मतलब हमारे ट्रेड में एक इतना छोटा हिस्सा है उसका पता ही नहीं है, उस पे वो कहने लगे कि आपने टैरिफ लगाया हुआ है और इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। उन्होंने हमारी चीजों पे टैरिफ लगा दिया और जब हमने कहा कि हम टैरिफ लगाएंगे तो हमें थ्रेटन कर दिया, हमने नहीं दिया टैरिफ लगाया। उन्होंने हमारा जो GSP जो हमारे वो सब्सिडी एक तरह से कहिए एक्सपोर्ट में मिलती थी उसको खत्म कर दिया उन्होंने। तो वो मतलब बड़े ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं, वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका को मैं और ज्यादा कैसे बेनिफिट पहुंचाऊं, और वो बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो यूरोप में भी वो कह रहे हैं कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, वो ग्रीनलैंड लेने के लिए कह रहे हैं, वो जो पैनामा कैनाल लेने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कनाडा को जो 51st स्टेट बन जाना चाहिए अमेरिका का, मतलब वो एक्सपेंशनिस्ट भी हैं। तो दुनिया में जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक उथल पुथल क्रिएट कर दी उन्होंने, तो इसलिए हमारे बजट पे उसका असर ये पड़ेगा कि इतनी उथल पुथल के साथ हमारा बजट बनाना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि बजट में कुछ थोड़ी तो अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, नहीं तो हम किस तरह से टारगेट करेंगे, है ना। वो कह रहे हैं कि मैं अपने टैक्स कम कर दूंगा और बाहर वालों से टैक्स वसूल करूंगा, बाहर वालों के, यानी कि टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ जहां लगा दिए तो सब जगह इन्फ्लेशन हो जाएगा, सारा कंपटीशन हो जाएगा, तो डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम जाएंगे। अच्छा, उधर डी डॉलराइजेशन चल रहा है क्योंकि उन्होंने जब्त कर लिया रूस के, ईरान के एसेट्स वगैरह, तो लोग अब कह रहे हैं कि हम जो नॉन डॉलर में जो ट्रेड करेंगे, वो कह रहे हैं कि जो नॉन डॉलर में ट्रेड करेगा उसके ऊपर मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो इतनी ज्यादा ये जो अनसर्टेनिटी है कि हमारा ट्रेड रूस से डिस्टर्ब हो जाएगा, हमारा ट्रेड ईरान से तो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, वो हो जाएगा, उधर वो वेनेजुएला से जो हमारा ऑयल वगैरह आता था उस पर रोक लग जाएगी, हमें जो अमेरिका से ज्यादा ऑयल वगैरह खरीदना पड़ेगा जो हमारे लिए ज्यादा महंगा पड़ेगा, तो ईरान पे तो पहले ही कर दिया, तो वहां से तो अब हम ऑयल ले ही नहीं रहे। जी। तो कुल मिला के स्थिति भारत के लिए बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। इस अनसर्टेनिटी में हमें समझ नहीं आएगा कि हम कैसे आगे चलें। प्रोफेसर, हम लोग अब इसको रैप करें तो दर्शकों को बताएं कि
टैक्स एविजन को लेकर के इस बजट में क्या कुछ उम्मीद रख सकते हैं वो, और उम्मीद के साथ साथ क्या सरकार वैसा कर पाएगी? नहीं, देखिए, जो टैक्स एविजन है, जो काले धन की अर्थव्यवस्था है, उस पर सरकार ने ढेर सारी चीजें कर ली, लेकिन किसी चीज का असर नहीं पड़ा। ये पॉलिटिकल मामला है। जब तक ये देश में एक पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। आप अगर देखें, पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने जो अकाली के नेता को जो अरेस्ट कर लिया, जब अकाली की सरकार आई तो कांग्रेस के नेता को अरेस्ट कर लिया। आप जो वहां पे देख लीजिए, तमिलनाडु में अन्ना डीएमके आई तो डीएमके के नेता को अरेस्ट कर लिया, डीएमके आई तो अन्ना डीएम, तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी इसमें है। अब रूलिंग पार्टी को एक जो वो करना पड़ेगा कि वो अपना करप्शन बंद कर, वहीं से एक मतलब जो है वो चीजें आगे फैल। बजट में क्या लोग, आम आदमी क्या उम्मीद करे? आम आदमी को तो ये उम्मीद करना चाहिए कि बजट हम जो एम्प्लॉयमेंट की तरफ मोड़े, हमारे कृषि को जो सही दाम मिले, हमारा जो माइक्रो सेक्टर है वो ठीक पे आए, जीएसटी जो बहुत ही कठिन और बहुत ही गलत तरीके से जो लगा है, जीएसटी का रिफॉर्म हो, उसके लिए अनाउंसमेंट हो जाए, फिर जीएसटी काउंसिल में देखा जाएगा कि जो उसको कैसे पास किया जाए। तो ये जो चीजें हैं, फिर शिक्षा और स्वास्थ्य जो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है, उस पर हमारा खर्च बढ़े। वो खर्च बढ़ाने के लिए हमको वेल्थ टैक्सेशन और जो गिफ्ट टैक्सेशन वगैरह की तरह दोबारा जो चलना पड़ेगा, तभी जाके वो जो और ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर सरकार करेगी। जो एक्सटर्नल सेक्टर है वहां ज्यादा अनसर्टेनिटी है, तो हमें अपना जो इंटरनल सेक्टर है, जो अंदरूनी जो हमारा दायरा है, वहां पे ज्यादा सर्टेनिटी लानी पड़ेगी, वहां की समस्याओं को हल करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस बजट के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में जो कुछ भी आपने बताया है और सहज भाषा में बताया है, सहज तरीके से बताया है, इस कॉम्प्लिकेटेड विषय को लोग आसानी से जान पाएंगे। धन्यवाद आपसे। धन्यवाद।